मेरा नाम मुकेश है। मैं हरियाणा के अंबाला शहर में रहता हूँ। मेरा काम है ट्रक चलाना और माल को देश के कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना। पिछले 20 साल से मेरा यही धंधा है और इन सड़कों पर, खासकर रात के अंधेरे में, मैंने जिंदगी के कई रंग देखे हैं। पर जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वह किसी रंग की नहीं, बल्कि गहरे स्याह डर की है। यह कहानी मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात की है, जो मैंने हिमाचल प्रदेश के उन ऊंचे, खतरनाक पहाड़ी रास्तों पर बिताई। मैं अंबाला शहर के बाहरी इलाके में रहता हूँ। मेरा घर हाईवे के पास ही है, तो आने जाने में आसानी रहती है। घर में मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं। ट्रक चलाकर जो कमाई होती है उसी से हमारा गुजारा चलता है। इन 20 सालों में मैंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक माल पहुंचाया है और इस दौरान मैंने गर्मी, बरसात और बर्फबारी सब कुछ झेला है। एक ड्राइवर की जिंदगी आसान नहीं होती, पर जब आप अपने परिवार के लिए कमा रहे होते हैं तो हर मुश्किल छोटी लगती है। यह घटना पिछले साल की है। अक्टूबर का महीना था, जब मौसम धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। मुझे चंडीगढ़ से किन्नौर के एक दूर दराज गांव तक निर्माण सामग्री, सीमेंट और स्टील पहुंचाने का ठेका मिला था। यह सफर करीब 300 किलोमीटर का था, जिसमें से ज्यादातर रास्ता पहाड़ी, पथरीला और बहुत जोखिम भरा था। किन्नौर का मतलब था बहुत ऊंचाई पर जाना, जहां सड़कें अक्सर कच्ची हो जाती हैं और एक तरफ गहरी खाई होती है। मैंने शाम को करीब 4 बजे अपना 14 पहिए वाला ट्रक लोड किया और चंडीगढ़ के लिए निकला। मेरी कोशिश थी कि मैं रात के 10 बजे तक शिमला के आसपास पहुंच जाऊं, ताकि रात के ठंडे माहौल में चढ़ाई आसानी से हो सके और इंजन गर्म ना हो। मैं अकेला ड्राइवर हूं। मैंने अपने हेल्पर राजू को उसकी बहन की शादी के लिए छुट्टी दे दी थी और सोचा कि यह वाला ट्रिप अकेला ही कर लूंगा। बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ट्रक मेरी पुरानी थी, मॉडल 98 की, पर मैंने उसे बहुत संभाल कर रखा था। इंजन मजबूत था और मैंने हाल ही में उसकी सर्विस करवाई थी। जैसे ही मैंने हिमाचल की सीमा पार की, सड़कों पर अंधेरा और जंगल का सन्नाटा छाने लगा। मैंने गाड़ी में अपने पसंदीदा भजन और पुराने हिंदी गाने चलाए, ताकि मन लगा रहे और थकान महसूस न हो। पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाना बहुत ध्यान का काम होता है। हर मोड़ पर सामने से आने वाली गाड़ी की हेडलाइट्स और हॉर्न का इंतजार करना पड़ता है। रात के करीब 10:30 बज चुके थे, जब मैं एक ऐसे मोड़ से गुजरा जहां सड़क अचानक बहुत पतली हो गई। दोनों तरफ घने देवदार के जंगल थे। इन जंगलों में रोशनी नहीं पहुंचती, इसलिए दिन में भी यहां अंधेरा रहता है। रात में तो बस मेरी हेडलाइट्स की रोशनी ही मेरी दुनिया थी। मुझे याद आया, कुछ दिन पहले ढाबे पर किसी ने बताया था कि यह रास्ता किन्नौर जाने का सबसे पुराना और खतरनाक रास्ता है, जिस पर रात को कोई नहीं चलता। पर मैंने सोचा कि मैं तो पुराना ड्राइवर हूं, मुझे क्या डर। मैं आगे बढ़ रहा था कि अचानक मेरी ट्रक के इंजन में कुछ गड़बड़ी हुई। एक तेज खट की आवाज आई, जैसे कोई धातु टूट गई हो। आवाज के साथ ही ट्रक की रफ्तार कम होने लगी। मैंने तुरंत गियर बदला, पर ट्रक की खिंचाव, पुलिंग पावर खत्म हो चुकी थी। मैंने कई बार कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रक धीमे होते होते एक तीखे मोड़ पर, जहां एक तरफ पहाड़ की खड़ी चट्टान थी और दूसरी तरफ लगभग 100 फीट गहरी खाई, वहीं पूरी तरह रुक गई। मैं घबरा गया। ये एक ऐसी जगह थी जहां रुकना मौत को दावत देने जैसा था। पहाड़ी रास्तों पर, खासकर ऐसे मोड़ पर, अगर कोई और तेज रफ्तार गाड़ी आती तो वह सीधे मेरी ट्रक से टकराती। मैंने तुरंत ट्रक की हेडलाइट्स और इमरजेंसी लाइट्स ऑन रखी, ताकि दूर से आने वाले को मेरी मौजूदगी का पता चल जाए। ठंडी बर्फीली हवा मेरे शीशे से टकरा रही थी। मैं नीचे उतरा और टॉर्च लेकर इंजन देखने लगा। इंजन के बोनट से हल्का सा धुआं निकल रहा था और मुझे एक अजीब सी जली हुई गंध महसूस हुई। जांच करने पर पता चला कि इंजन बेल्ट टूट गई है और शायद ज्यादा लोड और चढ़ाई के कारण इंजन ओवरहीट हो गया था। मेरे पास बेल्ट तो थी, पर अंधेरा बहुत घना था। टॉर्च की रोशनी में, उस कांपती हुई ठंड में, अकेले इतनी भारी ट्रक का काम करना लगभग असंभव था। सबसे बुरी बात, मैंने अपना फोन चेक किया, वही पुरानी समस्या, कोई नेटवर्क नहीं। अब मैं पूरी तरह फंस चुका था। मेरे पास कोई मदद नहीं थी,
और रात अभी आधी भी नहीं गुजरी थी। मैंने सोचा कि अब सुबह का इंतजार ही करना पड़ेगा। सूरज की रोशनी में ही मैं कोई रास्ता निकाल पाऊंगा या शायद कोई दूसरी गाड़ी मदद के लिए गुजर जाए। मैं ट्रक के केबिन में वापस आया। मैंने सभी खिड़कियों के शीशे चढ़ा दिए और दरवाजों को अंदर से लॉक कर दिया। मैंने अपने कंबल में खुद को लपेट लिया और ड्राइवर सीट पर बैठ गया। मेरी ट्रक और मैं अब उस गहरे अंधेरे जंगल के बीच एक छोटी सी द्वीप की तरह थे। बाहर सिर्फ सन्नाटा था। यह सन्नाटा इतना गहरा था कि कानों में गूंजने लगा। मैंने इंजन बंद कर दिया। बस पार्किंग लाइट्स जल रही थीं। मैंने अपनी घड़ी देखी। रात के लगभग 12:30 बज रहे थे। करीब आधे घंटे बाद जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। शुरुआत में मुझे लगा कि ये जंगली जानवरों की आवाजें हैं, जैसे लोमड़ी या सियार की। पर ध्यान से सुनने पर मुझे एहसास हुआ कि आवाजें अलग थीं। ये हवा की सरसराहट या पत्तों के हिलने की आवाज नहीं थी। ये आवाज थी सूखी लकड़ियों के टूटने की। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत धीरे धीरे जंगल के अंदर से मेरी ट्रक की तरफ आ रहा हो। मेरी सांस अटक गई। मैंने अपनी टॉर्च उठाई और उसे अपने पास रख लिया। मैंने अपनी लोहे की रॉड भी पकड़ी, जिसे मैं हमेशा सीट के नीचे रखता था। कदमों की आहट अब करीब आने लगी। वे बहुत संभले हुए, धीरे धीरे रखे गए कदम थे। कोई आदमी इस तरह नहीं चलता, कोई जानवर भी ऐसे नहीं चलता जब तक कि वह शिकार की तलाश में ना हो। फिर वह आवाज मेरी ट्रक के पीछे से मेरी केबिन की तरफ आई। खुरच, एक पतली नुकीली आवाज। ऐसा लगा जैसे कोई नुकीली चीज, जैसे लंबी उंगली या नाखून, मेरी ट्रक के लोहे के दरवाजे पर धीरे से रगड़ रही हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां, कौन है? मेरी आवाज घबराहट के कारण दबी हुई थी। कोई जवाब नहीं आया। बस फिर से वही धीमी खुरचने की आवाज। फिर दरवाजे पर हल्की सी थपथपाहट हुई। यह थपथपाहट किसी भी सामान्य व्यक्ति की नहीं थी। यह बहुत हल्की और अजीब थी, जैसे कोई पूछ नहीं रहा हो, बल्कि बस अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा हो। मैं पूरी तरह से पसीने से भीग गया। मेरा शरीर कांप रहा था। मैंने फिर से उस लोहे की रॉड को कसकर पकड़ लिया और केबिन के शीशे से झांकने की हिम्मत की। कोहरा बहुत घना था। मेरी हेडलाइट्स की रोशनी भी कोहरे में खो रही थी। पर मैंने अपनी खिड़की के पास से थोड़ा सा झांका, उस तरफ जहां आवाज आ रही थी। मैंने देखा एक बहुत ही पतली और ऊंची परछाई मेरे ट्रक के बगल में खड़ी थी। वो इतनी लंबी थी कि उसका सिर मेरी ट्रक की ऊंचाई से भी ऊपर जा रहा था। वह परछाई हिल नहीं रही थी, बस चुपचाप वहां खड़ी थी। उसकी सबसे डरावनी चीज थी उसकी लंबी उंगलियां, जो खिड़की के पास दरवाजे पर टिकी हुई थीं। वे हड्डियां दिखने वाली, सूखी और असामान्य रूप से पतली थीं। वे उंगलियां सामान्य इंसान की नहीं थीं। जैसे ही मैंने यह देखा, मैंने तुरंत वापस अपनी सीट पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे महसूस हुआ कि वह चीज अब दरवाजे से हट गई है, पर वह दूर नहीं गई थी। मैंने अपने कानों पर जोर दिया। अब कोई खुरचने की आवाज नहीं थी, बल्कि एक और आवाज शुरू हुई थी। यह आवाज थी एक बच्चे के रोने की। यह रोना बहुत पतला, कर्कश और दुख भरा था। ऐसा लगा जैसे कोई छोटा बच्चा दर्द से रो रहा हो और वह आवाज बहुत दूर से आ रही हो। यह बच्चा कहां से आया? जैसे ही यह रोने की आवाज आई, मेरी ट्रक के केबिन के ठीक सामने से हेडलाइट की रोशनी के बीच मैंने फिर से उस परछाई को देखा। वह अब सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और उसकी गर्दन अजीब तरह से मुड़ी हुई थी, जैसे वह उस रोने की आवाज की दिशा में ध्यान लगा रही हो। मुझे लगा कि वह चीज उस रोने की आवाज से जुड़ी हुई है। वह धीरे धीरे रोने की आवाज की तरफ बढ़ने लगी। उसके चलने का अंदाज बहुत अजीब था, जैसे उसके शरीर में जोड़ न हो। वह झटके से आगे पीछे हो रही थी। मुझे एक पल के लिए लगा कि यह मेरे पास से जा रही है। यह मेरे लिए यहां से भागने का मौका था। मैंने तुरंत चाबी घुमाई और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। पहली बार में घर्र घर्र की आवाज आई, पर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। दूसरी बार में भी वही हुआ। तीसरी बार मैंने पूरी ताकत लगा दी और इस बार एक तेज झटके और धुएं के साथ इंजन चालू हो गया। जैसे ही इंजन की आवाज आई, वह चीज जो रोने की आवाज की तरफ जा रही थी तुरंत पलटी और मेरी तरफ तेजी से भागी। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए पहला गियर लगाया और एक्सेलरेटर को दबा दिया।
ट्रक तेजी से नहीं चल पाई क्योंकि इंजन में गड़बड़ी थी, पर वह हिलने लगी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने अपने शीशे में देखा। वह चीज अब मेरी ट्रक के पीछे दौड़ रही थी। उसकी चाल तेज थी, पर वह मेरे ट्रक की रफ्तार से थोड़ा पीछे थी। मैं डरा हुआ था, पर मैं जानता था कि मुझे रुकना नहीं है, मुझे बस भागना है। थोड़ी दूर जाने पर सड़क थोड़ी चौड़ी हुई। मैंने अपनी रफ्तार बढ़ाई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह चीज अब दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि मैं बच गया, पर यह मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। जैसे ही मैंने थोड़ा राहत महसूस की, एक भयानक धप की आवाज आई। यह आवाज मेरी ट्रक की छत पर आई थी। वो मेरे पीछे पीछे दौड़ते हुए मेरे ट्रक की छत पर चढ़ गई थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जम गए। मैंने ऊपर देखा और मुझे छत पर किसी चीज के रेंगने की आवाज साफ सुनाई दी। फिर वही धीमी खरकश फुसफुसाहट। इस बार वह आवाज छत के ठीक ऊपर से आ रही थी, इतनी करीब कि मुझे लगा कि वह मेरे दिमाग में बोल रही हो। वह फुसफुसाहट किसी जानी पहचानी भाषा में नहीं थी। वह आवाज एकदम धीमी हो गई और फिर ट्रक के केबिन के अंदर, ठीक मेरे सामने वाले शीशे पर, जहां हल्की भाप जमी हुई थी, किसी ने उंगली से कुछ लिखा। वह शब्द अब और ज्यादा स्पष्ट था, मत देख। मैंने तुरंत टॉर्च उठाई और उसे उस जगह पर चमकाया जहां से यह चीज अंदर आई होगी, पर कोई जगह नहीं थी। ट्रक का दरवाजा लॉक था, शीशे बंद थे। यह चीज मेरे केबिन के अंदर कैसे आ गई थी? मैंने महसूस किया कि मेरी हिम्मत अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मैंने आंखें बंद की और बस ट्रक को सीधा चलाता रहा। मुझे अब कोई परवाह नहीं थी कि कहां जा रहा हूं, बस सुबह होनी चाहिए। मेरा शरीर बेजान लकड़ी के टुकड़े जैसा हो गया था, पर मेरे पैर अभी भी एक्सीलरेटर पर दबे थे। ट्रक अनियंत्रित गति से आगे भाग रही थी। मेरा ध्यान स्टीयरिंग पर नहीं था, बल्कि मेरे सामने वाले शीशे पर पड़े उस भयानक संदेश पर टिका था, मत देख। और सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि वह चीज मेरे केबिन के अंदर, छत पर या कहीं आसपास मौजूद थी। वह फुसफुसाहट बंद हो चुकी थी और छत पर रेंगने की आवाज भी नहीं आ रही थी। सन्नाटा फिर से छा गया था, लेकिन इस बार का सन्नाटा पहले से 1000 गुना ज्यादा डरावना था। यह उस भयानक सन्नाटे जैसा था जो तूफान आने से ठीक पहले छा जाता है। मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे अपने शीशे पर लिखे उस शब्द को अपने जैकेट की आस्तीन से मिटाया। मेरे हाथ कांप रहे थे। जैसे ही वह शब्द मिटा, मुझे लगा कि हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने टॉर्च उठाई और पूरी केबिन में रोशनी डाली। स्लीपर बर्थ, ड्राइवर सीट के नीचे, पैसेंजर सीट, हर जगह खाली थी। वह चीज कहां चली गई? क्या वह सच में मेरे अंदर आने के बाद गायब हो गई या वह कहीं छिप गई थी? मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ी कम की ताकि सड़क पर ध्यान दे सकूं। मैं अब एक ऐसी ढलान पर था जहां रास्ता थोड़ा सीधा था। सामने दूर तक सिर्फ अंधेरा और पहाड़ दिख रहे थे। तभी मेरे कानों में फिर से बच्चे के रोने की आवाज आई। इस बार यह आवाज पीछे से नहीं, बल्कि सामने से आ रही थी। ऐसा लगा जैसे वह रोता हुआ बच्चा सड़क पर मेरी ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में खड़ा हो। मेरा दिल फिर से बैठ गया। मैं जानता था कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं है और यह रोना उस भयानक चीज का जाल है। पिछली बार मैंने इसकी आवाज सुनी थी और उस चीज को अपनी ट्रक पर चढ़ने का मौका दे दिया था, लेकिन इस बार रोना बहुत ज्यादा दर्द भरा था, बिल्कुल असली। मुझे लगा कि अगर सच में कोई बच्चा है तो मुझे उसे बचाना चाहिए। एक पल के लिए मेरा ड्राइवर वाला दिमाग और इंसानियत जाग उठी। मैंने ट्रक की गति कम की और ब्रेक पर पैर रखा। मेरी ट्रक धीरे धीरे रुकने लगी। जैसे ही मेरी ट्रक लगभग रुकने वाली थी, मैं सामने देखने लगा। हेडलाइट्स की रोशनी में मैंने सड़क के बीचों बीच कुछ देखा। वह बच्चा नहीं था। सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे और वह मेरी ट्रक की तरफ पीठ किए हुए था। वह अपने हाथों से अपना चेहरा ढक कर खड़ा था और वही बूढ़ा आदमी बच्चे की तरह रो रहा था। यह बहुत अजीब दृश्य था। एक बूढ़ा आदमी आधी रात को इस सुनसान पहाड़ी सड़क पर रो रहा हो। मैंने हॉर्न बजाया। वह बूढ़ा आदमी हॉर्न की आवाज सुनकर भी नहीं हिला। वह बस वहीं खड़ा रहा, रोता रहा। मैंने सोचा शायद यह आदमी सदमे में हो या किसी दुर्घटना का शिकार हुआ हो। शायद इसे मदद की जरूरत है। मैं ट्रक से उतरने वाला था कि मुझे अचानक उस भयानक रात की सारी बातें याद आईं।
खुरचने की आवाज, परछाई और शीशे पर लिखा मत देख। मैंने तुरंत अपने साइड मिरर में देखा। शीशे में उस बूढ़ा आदमी के पीछे मुझे उसकी परछाई दिखाई दी। परछाई बहुत लंबी, पतली और विकृत थी। वह वही लंबी, भयानक परछाई थी जिसे मैंने पहले देखा था। परछाई और आदमी दोनों अलग अलग थे। आदमी रो रहा था पर परछाई बिल्कुल स्थिर थी। मैं समझ गया, यह वह चीज थी जो अपने शिकार को भ्रमित करने के लिए रूप बदल रही थी। शायद वह बूढ़ा आदमी सिर्फ एक रूप था जिसके पीछे वह भयानक परछाई छिपी हुई थी। मैंने बिना एक पल गंवाए ब्रेक से पैर हटाया और एक्सीलरेटर को पूरी ताकत से दबा दिया। ट्रक तेजी से उस बूढ़ा आदमी की तरफ बढ़ी। मैं उसे कुचलना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ट्रक को दाहिनी तरफ मोड़ दिया, खाई की तरफ। मुझे उम्मीद थी कि वह आदमी डर कर सड़क से हट जाएगा। जैसे ही मेरी ट्रक उसके पास पहुंची, उस बूढ़ा आदमी ने अपने हाथों को चेहरे से हटाया और मैंने जो देखा उसे मेरा खून जम गया। उसका चेहरा बुढ़ापे का नहीं था। वह चेहरा वही विकृत, सफेद, गड्ढों वाली आंखों वाला चेहरा था जिसे मैंने अपनी ट्रक के पीछे खड़े देखा था। और उसके चेहरे पर रोने के भाव नहीं थे। उसके होंठ एक भयानक चौड़ी मुस्कान में खिंचे हुए थे। वह सीधे मेरी तरफ देख रहा था और उसकी काली आंखों में एक भयानक खुशी थी। और सबसे डरावनी बात, वह आदमी नहीं हटा। मेरी ट्रक का दाहिना बम्पर उस चीज से छूता हुआ गुजरा। मैंने एक हल्की टक की आवाज सुनी। मैंने आंखें बंद कर लीं और ट्रक को तेजी से मोड़ पर घुमाया। जैसे ही मैंने मोड़ पार किया, मैं कांपते हुए साइड मिरर में देखने लगा। वह बूढ़ा आदमी अब सड़क के बीचों बीच खड़ा नहीं था। वह अब सड़क के किनारे पर खाई के ठीक ऊपर खड़ा था और वह फिर से रोने लगा। पर इस बार उसका रोना नहीं, बल्कि एक अजीब सी विकृत हंसी थी। वह हंस रहा था जैसे उसने कोई खेल जीत लिया हो। मुझे अब पता चला कि यह कोई भूत या आत्मा नहीं थी, अब बल्कि एक बहुत पुरानी और शक्तिशाली राक्षसी शक्ति थी जो इस इलाके में रहती थी। मैंने ट्रक को एक नई गति से भगाना शुरू कर दिया। अब मेरे पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मेरी ट्रक का इंजन खराब था, पर मैं उसे पूरी ताकत से दौड़ा रहा था। मैं कुछ देर तक चलाता रहा, जब तक कि मैंने अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में सामने कुछ चमकता हुआ नहीं देखा। वह सड़क पर था। मैंने ब्रेक लगाया। मैंने देखा कि वह चमकता हुआ चीज एक लाल रंग का कपड़ा था। वह फटा हुआ था और सड़क के बीचों बीच पड़ा था। यह मुझे उस बूढ़ा आदमी के संपर्क में आने के बाद दिखा था। शायद यह वह चीज थी जिसे मैंने टक्कर मारी थी। मैं ट्रक से नहीं उतरा। मैंने खिड़की से झांका। वह कपड़ा फहरा रहा था जैसे हवा में उड़ रहा हो, हालांकि हवा बिल्कुल शांत थी। तभी मुझे उस कपड़े से कुछ फिसलने की आवाज सुनाई दी। वह कपड़ा धीरे धीरे सिमटने लगा और उसके नीचे से जमीन पर कुछ रेंगना शुरू हुआ। यह कोई जानवर नहीं था। यह वही पतली, लंबी उंगली थी जिसे मैंने पहले दरवाजे पर देखा था। फिर एक और उंगली और फिर हथेली। वह चीज उस कपड़े के नीचे से जैसे कोई छिपकली या सांप हो, धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। उसका शरीर इतना पतला था कि वह कपड़े के नीचे छिप गया था। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मैंने उस बूढ़ा आदमी को टक्कर नहीं मारी थी। मैंने उसके शरीर के एक हिस्से को अलग कर दिया था और अब वह हिस्सा मेरे पीछे आ रहा था। मैंने तुरंत ट्रक को रिवर्स गियर में डाला और पीछे हटने लगा। मेरी ट्रक उस कपड़े से दूर जाने लगी। जैसे ही मैं पीछे हटा, उस कपड़े के नीचे से वह चीज पूरी तरह बाहर निकल आई। यह एक बच्चे के आकार का शरीर था, पर बहुत ही विकृत। उसके हाथ और पैर असामान्य रूप से पतले और लंबे थे और उसकी त्वचा पर खून और मिट्टी लगी हुई थी। और अब वह मेरे ट्रक की तरफ रेंगता हुआ आ रहा था, बहुत तेजी से। मैंने तुरंत गियर बदला और एक्सीलरेटर दबाया। मैं पीछे नहीं देख सकता था कि वह कहाँ है, पर मैं जानता था कि वह मेरे बहुत करीब है। मैं एक मोड़ पर पहुंचा और तेजी से ट्रक को मोड़ दिया। जैसे ही मैंने मोड़ पार किया, मैंने ट्रक के शीशे में देखा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने राहत की सांस ली, पर अगले ही पल मेरी सांसें फिर से अटक गईं। मेरे केबिन के अंदर ठीक मेरे पैरों के पास एक छोटी पतली परछाई थी। वह परछाई हिल रही थी जैसे किसी जलती हुई मोमबत्ती की लौ हो, और उस परछाई के साथ गीली मिट्टी और सड़ी हुई पत्तियों की गंध आने लगी। मुझे लगा कि वह चीज या उसका कोई हिस्सा मेरे ट्रक के अंदर मेरे पैरों के पास आ गया है।
मैं डर के मारे चिल्लाया और बिना सोचे समझे स्टीयरिंग व्हील को छोड़ दिया। ट्रक अनियंत्रित हो गई और सड़क से उतरकर पहाड़ की चट्टान से टकराई। एक जोरदार आवाज हुई और सब जगह अंधेरा छा गया। मेरी ट्रक रुक गई थी। मैं स्टीयरिंग व्हील पर सिर झुकाए बैठा रहा। मेरे सिर से खून निकल रहा था। मुझे पता था कि अब मैं पूरी तरह से फंस चुका हूं। मेरे ट्रक का इंजन पूरी तरह से बंद हो चुका था। मैंने अपनी टॉर्च उठाई जो अभी भी मेरे हाथ में थी। टॉर्च की रोशनी में मैंने नीचे देखा जहां वह परछाई थी। वह वहां नहीं थी, लेकिन मेरे दाहिने पैर के पास सीट और दरवाजे के बीच कुछ गीला था। मैंने टॉर्च की रोशनी उस गीले हिस्से पर डाली। वह मिट्टी और खून का मिश्रण था और उसमें एक पतली सफेद उंगली पड़ी थी। वह उंगली वहीं पड़ी थी, कटी हुई। मुझे समझ नहीं आया कि यह क्या था। शायद जब मैंने उस बूढ़ा आदमी को टक्कर मारी थी तो उसका एक हिस्सा कटकर मेरे केबिन में आ गिरा था। मैंने जल्दी से उस उंगली को उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। जैसे ही मैंने उंगली बाहर फेंकी, बाहर की तरफ एक तेज चीख की आवाज आई। यह चीख किसी इंसान की नहीं थी। यह बहुत तेज और दर्दनाक थी, जैसे कोई अपनी जान बचाते हुए चीख रहा हो। चीख कुछ सेकंड तक चली और फिर बंद हो गई। अब केवल गहरा सन्नाटा था। मैं ट्रक के अंदर अकेले अंधेरे में टूटी हुई ट्रक और अपने लहू लुहान शरीर के साथ बैठा रहा। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि वह चीज या जो भी वह थी अभी भी बाहर है और वह नाराज है क्योंकि मैंने उसके शरीर का एक हिस्सा फेंक दिया था। मुझे इंतजार करना था, बस इंतजार। मैंने अपनी घड़ी देखी। रात के लगभग 3 बज चुके थे। सुबह होने में अभी बहुत समय था। मेरे कानों में अभी भी उस भयानक चीख की गूंज थी जो मैंने उस कटी हुई उंगली को बाहर फेंकने के बाद सुनी थी। वह चीख सिर्फ दर्द की नहीं थी, उसमें एक भयानक क्रोध और निराशा थी। मुझे पता था कि अब वह चीज और भी ज्यादा गुस्से में होगी। मैंने अपनी ट्रक को 2 बार टक्कर मारी थी और उसके शरीर का एक हिस्सा काट दिया था। अब वह चुप नहीं बैठने वाली थी। मेरी ट्रक चट्टान से टकराकर पूरी तरह बंद हो चुकी थी। इंजन ने काम करना छोड़ दिया था। ट्रक का आगे का हिस्सा, बम्पर और हेडलाइट्स बुरी तरह से चकनाचूर हो चुके थे। केबिन के अंदर टूटे हुए शीशे और मुड़ी हुई धातु की हल्की सी गंध आ रही थी। मैंने अपने सिर की चोट पर जैकेट का टुकड़ा दबाया। खून बहना बंद हो गया था, पर दर्द असहनीय था। मैं हिल भी नहीं सकता था। अगर मैं ट्रक से बाहर जाता तो वह चीज मुझे तुरंत पकड़ लेती। ट्रक के अंदर ही रहने में शायद थोड़ी सुरक्षा थी, क्योंकि कम से कम यह स्टील और लोहे का एक कवच तो था। मैंने अपनी घड़ी देखी। रात के 3:15। सुबह होने में अभी भी बहुत समय था। पहाड़ पर सुबह की पहली किरणें 5:30 या 6 बजे के आसपास ही दिखती हैं। मुझे कम से कम 2 घंटे और इसी डर के साथ गुजारने थे। मैंने अपनी टॉर्च उठाई और खिड़की के शीशे से बाहर झांका। बाहर घना अंधेरा था और अब कोहरा पहले से भी ज्यादा गाढ़ा हो चुका था। मेरी टूटी हुई हेडलाइट्स में से सिर्फ एक ही हल्की सी जल रही थी, जो सिर्फ 1 मीटर तक ही रोशनी दे पा रही थी। बाकी सब अंधकार में डूबा था। मैंने टॉर्च की रोशनी खाई की तरफ डाली। खाई गहरी थी और नीचे से कुछ भी नहीं दिख रहा था। जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी पहाड़ की चट्टान की तरफ डाली, मुझे लगा कि मेरी सांस फिर से रुक गई। चट्टान पर जहां मेरी ट्रक टकराई थी, वहां मिट्टी और काई के बीच किसी ने कुछ निशान बनाए थे। ये निशान उंगलियों के थे, बहुत लंबी पतली उंगलियों के निशान। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज बहुत तेजी से चट्टान पर चढ़ी हो। वह चीज उस चीख के बाद बाहर नहीं गई थी। वह पहाड़ पर चढ़ गई थी और अब शायद वह मेरी ट्रक के ऊपर आ रही थी। मैंने तुरंत टॉर्च की रोशनी छत की तरफ डाली, पर मैं नीचे से छत का ऊपरी हिस्सा नहीं देख सकता था। जैसे ही मैंने ऐसा किया, मेरे पैरों के नीचे केबिन के फर्श पर एक धीमी आवाज आई। यह टिक टिक की आवाज थी, जैसे किसी नुकीली चीज को धातु पर गिराया गया हो। मैंने टॉर्च नीचे डाली। मेरे पैरों के ठीक बगल में एक छोटी भूरे रंग की गोली पड़ी थी। यह गोली पत्थर की नहीं थी। यह अजीब लग रही थी, जैसे किसी जानवर की हड्डी को तराश कर बनाया गया हो, और उस गोली पर गीली मिट्टी की गंध आ रही थी। मैंने उसे नहीं छुआ। मैं समझ गया था कि यह चीज मुझ पर एक तरह का खेल खेल रही थी। वह मुझे डरा रही थी, मुझे संकेत दे रही थी कि वह मेरे पास है।
तभी मेरे कानों के बहुत करीब एक फुसफुसाहट आई। ये फुसफुसाहट पहले जैसी नहीं थी। ये एक इंसानी आवाज थी, पर बहुत ही पतली और धीमी। आवाज ने हिंदी में कहा, मुकेश, अंदर मत बैठो। ये मेरी पत्नी की आवाज जैसी थी। मेरे शरीर में कंपन शुरू हो गया। मेरी पत्नी अंबाला में है, यहां कैसे हो सकती है? पर आवाज इतनी असली थी, इतनी परिचित कि एक पल के लिए मेरा तर्क काम करना बंद कर दिया। निकल जाओ यहां से, वरना। आवाज अब रोने लगी, बिल्कुल मेरी पत्नी की तरह। मैं पूरी तरह से टूट गया। यह मेरी सबसे बड़ी कमजोरी को जानता था। मैंने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? मेरी पत्नी कहां है? जैसे ही मैंने चिल्लाया, आवाज बंद हो गई और फिर ट्रक के केबिन में छत से कीचड़ की एक बूंद मेरे माथे पर टपकी। मैंने ऊपर देखा। छत पर अब गहरा काला कीचड़ जमा हो गया था और उस कीचड़ में मुझे एक आंख दिखाई दी। वह एक अकेली काली आंख थी जो छत के लोहे के बीच कीचड़ में ढंसी हुई थी। वह आंख न तो झपक रही थी और न ही हिल रही थी। वह बस मुझे घूर रही थी। यह चीज ट्रक की छत को भेद कर अंदर झांक रही थी। मैं चिल्लाया और बिना सोचे समझे अपनी रॉड, जो मैंने पहले फेंकी थी पर वह यहीं कहीं पड़ी थी, को उठाया। मैंने उसे पूरी ताकत से उस आंख पर घुमाया। चप की एक आवाज आई। आवाज के साथ ही आंख गायब हो गई और उस छेद से अब कीचड़ की जगह काला चिपचिपा खून टपकना शुरू हो गया। मुझे पता चला कि मैंने उसे चोट पहुंचाई है। छत पर तुरंत तेज खुरचने की आवाजें शुरू हो गईं। इस बार वह खुरच नहीं रही थी, बल्कि छत को फाड़ने की कोशिश कर रही थी। धातु मुड़ने और फटने की आवाज आने लगी। वह चीज अब ट्रक के अंदर घुसने के लिए बेताब थी। मैंने अपनी केबिन में चारों तरफ देखा। मैं फंस चुका था। मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक मुझे पीछे की स्लीपर बर्थ के पास एक छोटी खिड़की याद आई, जिसे मैं कभी कभी हवा के लिए खोलता था। वह खिड़की बहुत छोटी थी, पर अगर मैं पतला हो जाऊं तो शायद निकल सकूं। मैंने तुरंत अपने कंबल और कपड़ों को समेटा और स्लीपर बर्थ पर चढ़ गया। छत से आवाजें और तेज हो गईं और धातु के फटने की आवाज अब और करीब आ गई थी। मुझे लगा कि किसी भी पल वह छत तोड़कर अंदर आ जाएगी। मैंने उस छोटी खिड़की का लॉक खोला और उसे खोलने की कोशिश की। जंग के कारण वह जाम हो गई थी। मैंने अपने हाथों से पूरी ताकत लगाई। धड़ाम! छत का एक हिस्सा फट गया और उस चीज का एक लंबा हाथ केबिन के अंदर लटक गया। वह हाथ बहुत काला, खून से सना हुआ था और उसकी उंगलियां जमीन तक पहुंच रही थीं। मैंने बिना डरे उस खिड़की पर पूरी ताकत से धक्का मारा। कड़क की आवाज के साथ खिड़की खुल गई। यह मेरे पास भागने का आखिरी मौका था। मैं खिड़की से बाहर कूद गया और मेरे शरीर कांटेदार झाड़ियों पर गिरा। मैं उठने की कोशिश कर ही रहा था कि मैंने देखा, मेरे ट्रक के सामने वह लंबी पतली चीज अब खड़ी थी। उसके सिर से काला खून टपक रहा था और उसका एक हाथ भयानक रूप से मुड़ा हुआ था। वह अब चुप नहीं थी, वह गुर्रा रही थी। एक ऐसी आवाज जो जंगल के सन्नाटे को चीर रही थी। वह मुझे देख रही थी और उसके खाली आंखों में सिर्फ हत्या का इरादा था। उसने अपने मुड़े हुए हाथ को उठाया और मेरे ट्रक के केबिन को छुआ। जैसे ही उसका हाथ ट्रक से टकराया, मेरे ट्रक की पार्किंग लाइट्स तेज रोशनी के साथ जली और फिर फट गईं। वह चीज ट्रक से ऊर्जा चूस रही थी। मैं बिना सोचे समझे झाड़ियों के बीच से भागा। मैं सड़क पर नहीं गया, बल्कि पहाड़ की ढलान की तरफ जंगल में भागने लगा। मैं जानता था कि यह मेरी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, अंधेरे जंगल में भागना, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। पीछे से मैंने उसके कदमों की आहट सुनी। वह अब दौड़ रही थी। वह मुझ पर चिल्ला रही थी, पर उसकी चीख अब इंसानी नहीं थी। यह एक पशु की दहाड़ थी। मैं गिरते पड़ते पत्थरों से टकराते हुए भागा। तभी मेरे सामने मैंने एक हल्की सी रोशनी देखी। बहुत दूर पहाड़ों के बीच एक छोटी जलती हुई रोशनी। वह रोशनी एक गांव की हो सकती थी। मुझे उस रोशनी की तरफ भागना था। मैं पूरी ताकत से भागा और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह चीज मेरे बहुत करीब थी। उसने अपना लंबा काला हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और उसकी उंगलियां मेरे शरीर को छूने ही वाली थीं। वह लंबी काली चीज मेरे बहुत करीब थी। उसकी उंगलियां मेरी पीठ को छूने ही वाली थीं।
मेरे कानों में उसकी गुर्राहट इतनी तेज थी कि मुझे लगा मेरा सिर फट जाएगा। मैंने पूरी ताकत से आगे की तरफ छलांग लगाई और पत्थरों के एक ढेर पर गिर पड़ा। गिरने के कारण मेरे टखने में जोरदार दर्द हुआ, पर मेरे दिमाग में सिर्फ भागने का ख्याल था। मैं तुरंत उठकर लंगड़ाते हुए भागा। अब मेरे पास मुड़कर देखने का समय नहीं था। मैं उस दूर जलती हुई रोशनी की तरफ भाग रहा था, जो मेरी एकमात्र उम्मीद थी। जंगल घना था और अंधेरा भी। मेरी टॉर्च कहीं गिर गई थी। मैं सिर्फ अपनी अंतरात्मा और उस दूर की रोशनी पर भरोसा कर रहा था। मुझे पता था कि वह चीज अभी भी मेरे पीछे है, क्योंकि मैं सूखी पत्तियों पर उसके भारी कदमों की आवाज सुन सकता था। उसकी गति अब धीमी हो गई थी, शायद मेरी वजह से उसे लगी चोटों के कारण, या शायद जंगल में भागने से उसकी शक्ति कम हो रही थी। अचानक मेरे सामने जंगल खुल गया। मैं एक ढलान पर पहुंच गया था और नीचे एक घाटी में मुझे साफ साफ एक छोटा गांव दिखाई दिया। गांव में कुछ कच्चे घर थे और हर घर में एक दो पीली रोशनी जल रही थी। मैं बिना रुके उस ढलान से नीचे फिसलने लगा। पत्थरों और झाड़ियों ने मेरे शरीर को और ज्यादा काटा, पर दर्द अब गौण था। डर सबसे ऊपर था। जैसे ही मैं ढलान के निचले हिस्से पर पहुंचा, मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह चीज अब ढलान पर खड़ी थी। वह गांव की रोशनी की तरफ नहीं आ रही थी, वह वहीं जंगल की सीमा पर रुक गई थी। उसने अपने मुड़े हुए हाथ को उठाया और हवा में एक अजीब इशारा किया। यह इशारा मुझे धमकाने जैसा था। उसकी काली आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं, पर वह गांव की रोशनी से डर रही थी। मुझे लगा कि वह शक्ति सिर्फ पूर्ण अंधेरे में ही काम करती है। वह वहीं खड़ी रही, कुछ देर तक घुर्राती रही, और फिर जैसे जैसे गांव की रोशनी और सुबह की पहली हल्की सी सफेदी आसमान में आने लगी, वह धीरे धीरे वापस जंगल के अंधेरे में समा गई। मैंने वहीं जमीन पर बैठकर राहत की एक गहरी सांस ली। मेरी आंखें भर आईं। मैं बच गया था। मैं कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, जब तक कि मेरे शरीर में थोड़ी जान नहीं आई। फिर मैं लंगड़ाते हुए गांव की तरफ बढ़ा। करीब 15 मिनट बाद मैं गांव के पहले घर के पास पहुंचा। वह एक छोटा लकड़ी का घर था। मैंने दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ा आदमी जिसकी दाढ़ी सफेद थी, उसने दरवाजा खोला। उसने मुझे देखा। मेरा खून से लथपथ चेहरा, फटे कपड़े और हाँफता हुआ शरीर, और वह डर गया। कौन हो तुम, इतनी रात को? उसने पूछा। मैंने कांपते हुए शब्दों में उसे बताया कि मैं ट्रक ड्राइवर हूं और मेरी ट्रक खाई में गिर गई है। मैंने उस भयानक चीज के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगा कि वह मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। गांव के लोग बहुत भले थे। उन्होंने तुरंत मुझे अंदर लिया, मेरे घावों को साफ किया और मुझे गर्म दूध पीने को दिया। जब मैं थोड़ा शांत हुआ तो गांव के मुखिया, एक शांत और अनुभवी दिखने वाले आदमी, मेरे पास आए। मैंने हिम्मत करके उन्हें पूरी कहानी सुनाई। ट्रक का खराब होना, खुरचने की आवाज, शीशे पर लिखा मत देख, बूढ़ा आदमी, और आखिर में ट्रक की छत पर वह काली आंख। मुखिया ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने मेरी बात पर जरा भी अविश्वास नहीं जताया। जब मैंने कहानी खत्म की तो मुखिया ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम जहां फंसे थे वह रास्ता काल रात्रि का रास्ता कहलाता है। यह इलाका सदियों से शापित है। उन्होंने बताया कि वह चीज जिसे मैंने देखा कोई साधारण भूत नहीं है। वह एक पुरानी बुरी शक्ति है जो सिर्फ यात्रियों के डर से जिंदा रहती है। वह इंसानी आवाजों की नकल करती है, लोगों को भ्रमित करती है और उन्हें उस खाई की तरफ ले जाती है जहां वह रहती है। मुखिया ने आगे कहा, उसे चोट पहुंचाने के बाद तुम्हारा जिंदा बच जाना एक चमत्कार है। तुमने उसकी आंख को चोट पहुंचाई, इसलिए वह कमजोर पड़ गई, पर तुम बच गए क्योंकि तुम भाग निकले और सुबह की रोशनी में आ गए। वह रोशनी और पवित्रता के पास नहीं भटकती। उन्होंने मुझे बताया कि कई ट्रक ड्राइवर और अकेले यात्री उस रास्ते पर रात में गायब हो चुके हैं और उनकी ट्रकें हमेशा उसी खाई में मिलती हैं जहां मेरी गिरी थी। अगले दिन सुबह मुखिया ने गांव के कुछ मजबूत लोगों को मेरे साथ भेजा। हमने पुलिस को फोन किया जो बहुत दूर थी और उस जगह पहुंचे जहां मेरी ट्रक गिरी थी। ट्रक का मलबा बहुत बुरी हालत में था। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्हें ट्रक के टूटे हुए केबिन की छत पर काले चिपचिपे पदार्थ के निशान मिले
जो मुखिया ने बताया कि वह उस शक्ति का काला खून था। मैंने अपना सारा सामान खो दिया था और ट्रक भी खत्म हो गई थी, पर मेरी जान बच गई थी। आज मैं वापस अंबाला में हूं। मैंने नया ट्रक ले लिया है और मैं अब भी ट्रक चलाता हूं, पर मैं कभी हिमाचल के उस काल रात्रि वाले रास्ते पर रात में नहीं जाता। उस रात की यादें आज भी मेरे दिमाग में ताजा हैं। मुझे वह लंबी पतली परछाई और वह खाली भयानक चेहरा आज भी सपने में दिखाई देता है। और जब भी मैं अपने ट्रक के शीशे पर हल्की भाप देखता हूं तो मुझे वह शब्द याद आता है, मत देख। मुझे यह कहानी आपको बतानी थी ताकि आप जान सकें कि कुछ डरावनी चीजें सिर्फ कहानियों में नहीं होती, वे हमारी दुनिया में भी मौजूद हैं, खासकर हिमाचल के उन ऊंचे अंधेरे पहाड़ी रास्तों पर। मैं जिंदा हूं, पर उस रात ने मेरे अंदर से कुछ छीन लिया है। वह है रात का चैन। अब हर सन्नाटा मुझे उस फुसफुसाहट की याद दिलाता है।